दरभंगा डीएमसीएच के गेस्ट हाउस शराबकांड मामले में एक नया मोड़ आया है। डॉक्टर सलीम की पत्नी डॉक्टर रूही यास्मीन का कहना है कि उनके पति पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। गेस्ट हाउस का कमरा डॉक्टर सलीम के नाम से बुक नहीं था, फिर एफआईआर कैसे? इसका प्रशासन निष्पक्ष जांच करे। वहीं इसको लेकर डॉक्टर रूही यास्मीन दरभंगा के जिलाधिकारी से मिलने के लिए उनके कार्यालय पर पहुंची थी। दरभंगा डीएमसीएच में चल रहे पेडिकॉन कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें करीब आधे दर्जन से अधिक डॉक्टर शराब का सेवन कर रहे हैं। ऐसे वीडियो वायरल हुआ, हालांकि हमारा चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और डीएमसीएच के गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 102 में छापेमारी कर 3 शराब की बोतल को बरामद किया। कमरे बुक होने के हवाला देकर डॉक्टर सलीम के नाम से मामला दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। डॉक्टर सलीम की पत्नी और दरभंगा की जानी मानी स्त्री रोग चिकित्सक डॉक्टर रूही यास्मीन ने वरीय अधिकारियों से मुलाकात कर कहा है कि डॉक्टर सलीम को नामजद अभियुक्त बनाना राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। डॉक्टर सलीम जब डीएमसीएच के डॉक्टर ही नहीं है तो उनके नाम पर गेस्ट हाउस कैसे बुक हो सकता है? वहीं तमाम मामले पर डॉक्टर सलीम की पत्नी रूही यास्मीन ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस को पूरे भारत में चर्चा हो रही है, जिसके सेक्रेटरी हमारे पति डॉक्टर सलीम थे। यह बात कुछ लोगों को पचा नहीं, इसलिए पूरा प्लान करके डॉक्टर सलीम को टारगेट कर फंसाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर सलीम पर यह कहकर मामला दर्ज किया गया है कि गेस्ट हाउस का कमरा उनके नाम से बुक है और उनके कमरे से आपत्तिजनक सामान मिला है, जो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि डीएमसीएच का गेस्ट हाउस उन्हीं के नाम से बुक हो सकता है जो वहां पर पदस्थापित डॉक्टर या वहां के कर्मचारी हो, जबकि डॉक्टर सलीम डीएमसीएच के ना तो कर्मचारी हैं ना ही चिकित्सक। सड़क पर चलने वाले कोई भी बोल दें कि डॉक्टर सलीम के नाम से कमरा बुक है और उस आधार पर केस कर दिया गया, ये बात कहीं से भी उचित नहीं है। किसी के ऊपर केस करने से पहले थोड़ा पड़ताल कर लेना चाहिए कि किसके नाम से कमरा बुक है। वहां जो कुछ भी सामान मिला उसे डॉक्टर सलीम का कोई लेना देना नहीं है। साथ ही डॉक्टर यास्मीन ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। आप आई थी डीएम साहब से मिलने के लिए इस केस के रिगार्डिंग में क्या बातें आपने डीएम साहब के साथ रखा? यही कि डॉक्टर सलीम अहमद को इस केस में पूरा का पूरा बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिन्होंने दिन रात एक करके 3 महीना से कॉन्फ्रेंस को, जो 32 साल में पहली बार एक कॉन्फ्रेंस हुआ है अपने बिहार में और भी दरभंगा में, और ये इतने हाई लेवल पे हुआ है, सब पूरे भारत में इसकी तारीफ हो रही है कि इतना अच्छा हुआ है। जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है इतना सक्सेस, कुछ लोग आंखों में गड़ा और इनको पर्सनली पॉलिटिकली टारगेट करके इनको फंसाया जा रहा है। जिस रूम पे इनको के नाम पर इनका एफआईआर दर्ज कराया गया है, वो रूम इनके नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना ही जो आपत्तिजनक सामान मिला उस रूम से उसकी कोई भी जानकारी नहीं है कि कौन रखा, कौन आया वहाँ, कौन गया वहाँ, फिर भी इनका नाम उसमें घसीटा जा रहा है। चूँकि ये कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे स्पीकर जो आए थे बाहर से, कुछ हैदराबाद से, कुछ पूना से, कुछ मुंबई से, तो सभी के सामान को चेक करना पॉसिबल नहीं था कि कौन आ रहा है। और स्पेशली उस रूम में एक बाथरूम था जिसको यूज करने के लिए बहुत कोई आना जाना कर रहे थे, तो कोई भी हो सकता है। ये जांच का विषय है, जो प्रिंसिपल सर इस पर कुछ लोगों को गठित किए हैं, कुछ लोगों को फिर इसका जांच किया जाए कि आखिर वो कहाँ से आया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें डॉक्टर सलीम बिल्कुल इनका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, बिल्कुल इससे एकदम अलग है और उनको ज़बरदस्ती टारगेट किया गया। बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको मेंटली हरास नहीं किया जाए, उस केस से बरी किया जाए। आपका क्या कहना है? डीएमसीएच का गेस्ट हाउस डॉक्टर सलीम के नाम से बुक नहीं था क्या? हाँ, नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डीएमसीएच में ना उनका जॉब है, ना ही वो वहाँ के कोई कर्मचारी है। वो उसी के नाम से हो सकता है रजिस्टर्ड, जो वहाँ के काम करने वाले हैं। वो तो उनका कोई वहाँ लेना देना है नहीं डीएमसीएच से, वो प्राइवेट अपना करते हैं, वो जॉब में नहीं है। एमटीएस से क्या मामला है? एमटीएस भी बताया जा रहा है कि एमटीएस देखिए, और चूँकि बहुत सारे 525 रजिस्ट्रेशन हुआ था इस कॉन्फ्रेंस में, बहुत हाई लेवल का रजिस्ट्रेशन था, तो बहुत सारे स्पीकर बाहर से आए थे, तो सारे जायका, M2S सब होटल जो है उन लोग अपना गेस्ट जो है वहाँ रुके हुए थे, तो उन लोग का अपना प्रेसिडेंशियल डिनर वहाँ चल रहा होगा, जो भी गेस्ट बाहर से आए थे उन लोग का। तो पता नहीं अब वो क्या क्या किया, वो जाके वहाँ पे 11 बजे के मैनेजर का बयान है कि डॉक्टर सलीम के नाम से ही एमटीएस का 100 लोगों के लिए बुक था। कहीं कोई आप लोग इसलिए न करें, ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कोई भी कुछ कह दे उस आधार पे इतना किसी को डिफेम करना बहुत ही गलत है। ये मेंटली हरास इतने शरीफ आदमी को, इतने अच्छा जो हम लोग समाज में कर रहे हैं, हम लोग अपने बिहार को चाह रहे हैं हाई लेवल पे ले जाए। इतना लोगों का प्यार, इतना लोगों का दुआ मिला है कि हम आज इस लेवल पे है। सब कोई हमको जान रहा है कि डॉक्टर रूही यास्मीन फर्टिलिटी सेंटर, IVF, इतने लोगों का दुआ मिल रहा है, सिर्फ लोगों का प्यार ही तो है।
और ये सक्सेस शायद कुछ लोगों को नहीं कर पाया, इसलिए इन्वेस्टिगेशन करके किसी का नाम देना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का नाम क्यों? फाइनली मैं लास्ट क्वेश्चन के आप इसको पॉलिटिकल जो है वो इसको षड्यंत्र के तौर पर इसको देखती हैं, जो ये फंसाने का जो काम किया गया उनको? अब क्या करें, अब बस हम यही चाह रहे हैं कि मेरे डॉक्टर सलीम का नाम इससे हट जाए, क्योंकि वो बिल्कुल इसमें ऑनेस्ट है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। और कौन ये किया, क्या किया, ये सब जांच का विषय है। ये बात राज्यव्यापी आह्वान पर मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का अखिल भारतीय हड़ताल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल अपने अधिकारों के लिए केंद्र व राज्य सरकारों से अपनी मांग को लेकर हड़ताल की गई। बीएसएसआर यूनियन लहरियासराय यूनिट के बैनर तले हड़ताल कर्मियों के द्वारा मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर जोरदार आवाज बुलंद की गई। इस हड़ताल कार्यक्रम के तहत पूरे देश भर में लगभग 10 लाख मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने कामों को छोड़कर हड़ताल में लगे रहे। साथ ही हड़ताली कर्मियों ने बताया कि उनकी 5 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल है, जो कि केंद्र सरकार से पूरा करने की मांग की गई। हमारे सत्यप्रकाश जी सचिव मंडलीय सदस्य हैं बिहार झारखंड के, सारी बातों को आपके सामने रखते हैं। हम भी उसी बात को जो है सो ये कहेंगे, वो चीज़ जो है सो ये हो। सबसे बड़ी मुद्दा शॉर्ट में अगर बोला जाए तो पहला चीज़ क्या है, तो दवा की दाम गवर्नमेंट जेनरी के नाम पर, फलाने के नाम पर बोलता है। तो गवर्नमेंट चाहे लॉ बना दे, दवा पर से टैक्स हटा दे, केवल जीएसटी हटा दे, तो 24% तक दवा का दाम, 6 से 24% तक दवा का दाम ऑटोमेटिक घट जाएगा। दूसरा चीज़, जो मॉलिक्यूल बनाने में खर्चा होता है उसमें और एमआरपी में काफ़ी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर सही में आम जनता के लिए सरकार सोचती है तो उसके हाथ में है दवा का दाम कम कर दे। वो लफड़ा लगाए हुए है, जेनरिक के नाम पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। दूसरी ओर ऑनलाइन करके आपको जानकारी होगा, दूसरे जगह छोड़ दिए, केवल ये बेता रोड में आप देख लीजिए तो हजारों की संख्या में केमिस्ट बंधु हैं जो लाइसेंस लेकर के बैठे हुए हैं और उनके लिए 50 को प्रावधान और कानून है, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में 2 नंबर का कारोबार हो रहा है, उसको कौन पकड़ने जाएगा। इसीलिए मेरा मांग है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग सरासरी केमिस्ट बंधुओं के साथ धोखाधड़ी है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ धोखाधड़ी है, और एक और कंपनी को चौगुना मुनाफा कमाने की व्यवस्था किया गया है। टैक्स की चोरी भी हो रही है वहाँ अभी भी, और 2 नंबर का दवा भी उसी माध्यम से आना शुरू हो गया है। जो पेशेंट, जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, वो सोचते हैं हम दवा खा रहे हैं, वो ठीक भी नहीं हो रहे हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि ऑनलाइन मार्केटिंग बंद हो जाए, दवा पर 0 जीएसटी हो जाए, दवा गवर्नमेंट के प्राइस पे कंट्रोल में रखा जाए। ये सारी मांगों को लेकर के हमारे साथी ने आपको सारी चीज़ रख दिया, उसलिए ज़्यादा समय नहीं, हम इतना ही शॉर्ट करना चाहते हैं ये सब लेकर के। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अनइक्वल प्रेशर पड़ रहा है, सुसाइड की देखिएगा तो मजदूर के में सबसे ज़्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो डेली सुसाइड होता है या रोड एक्सीडेंट होता है। तो अनइक्वल प्रेशर बंद करे कंपनी, और यही सब मांग लेकर के हमारी याद अपना पढ़ते हैं। मेरा नाम हुआ हर्ष नारायण झा, हम यहाँ के यूनिट सचिव हुए, साथ ही साथ ईसी मेंबर हुए, इलेक्टेड कमेटी मेंबर हम बिहार झारखंड। मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का अखिल भारतीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMRAI के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज अखिल भारतीय हड़ताल है। इस हड़ताल में आज पूरे देश में लगभग 10 लाख मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपने कामों को छोड़ करके हड़ताल में हैं। इस हड़ताल को लेकर के हमारा केंद्रीय सरकार से 5 सूत्री मांगे हैं और 3 सूत्री मांगे हमारा विभिन्न नियोक्ताओं से है। केंद्र सरकार से हम लोग मांग करते हैं इस हड़ताल के माध्यम से कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के समय में चुपके से पार्लियामेंट के अंदर बिल ला करके उन्होंने 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड लाने का काम किया। ये चारों जो लेबर कोड हैं ये श्रमिक विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं और ये काफी विध्वंसक कानून है। इन कानूनों के तहत हमारे लिए भी जो 1976 का कानून बना था, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट, सर्विस एंड कंडीशन, उस कानून को भी इस केंद्र सरकार ने खत्म करने का काम किया है। विभिन्न राज्यों को उन्होंने आदेश दिया है कि मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो कानून है उस कानून को खत्म करो। दूसरा चीज
कि हमारा केंद्र सरकार से बरसों से ये मांग रहा है कि मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए वैधानिक कार्य नियमावली मतलब स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स बनाओ, जिसके कारण आज विभिन्न कंपनियों के नियोक्ताओं के द्वारा हमारे मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर लगातार हैरासमेंट, ह्यूमिलिएशन, ट्रांसफर, उनको विक्टिमाइज करने के लिए और उनको टारगेट और बजट के लिए उनको ओरिएंटेड करते हुए उनको दबाव बनाया जाता है, जिससे आप लोगों को भी जानकारी होगी कि यदा कदा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इन परिस्थितियों के लिए केंद्र सरकार और उनकी नीति जिम्मेवार है। केंद्र सरकार कॉरपोरेट परस्त सरकार है और वो अडानी अंबानी के फायदे के लिए काम कर रही है। हम इस हड़ताल के माध्यम से केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये मजदूर विरोधी जो लेबर कोड आपने लाया है, ये लेबर कोड कहीं से भी श्रमिकों के हितों में नहीं है। आप उस लेबर कोड को रद्द करो और हमारे लिए भी जो पूर्व के कानून थे उस कानून के पालन को नियोक्ताओं को सुनिश्चित करने का आदेश जारी करो। बिहार के दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड के तुमोल गांव निवासी सुशांत मिश्रा को आईपीएल 2024 के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए में गुजरात टाइटंस ने खरीदा है, जिसके बाद उनके पूरे गांव में जश्न का माहौल है। इस बात की जानकारी मिलते ही उनके घर पर बधाई देने का सिलसिला जारी है। दरअसल आईपीएल 2024 के लिए मंगलवार को दुबई के कोका कोला एरिना में खिलाड़ियों की नीलामी के लिए बोली लगाई गई, जिसमें सुशांत मिश्रा का सिलेक्शन हुआ। सुशांत का बेस प्राइस 20 लाख था। सुशांत मिश्रा तेज गेंदबाज के लिए जाने जाते हैं और बाएं हाथ से बल्लेबाजी भी करते हैं। वहीं सुशांत मिश्रा के दादा कृष्णदेव मिश्र ने बताया कि सुशांत 5 साल की उम्र तक ही गांव में रहा, जिसके बाद वो अपने पिता समीर मिश्रा के साथ रांची चला गया। सुशांत की पढ़ाई लिखाई रांची से ही हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि सुशांत बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन था। घर से डांट पड़ने के बावजूद भी खेलता था। साथ ही वह पढ़ाई में भी मेधावी छात्र था। वो हमेशा अच्छे नंबर से पास होता था। उसने हम लोगों के विरोध के बाद भी क्रिकेट की कोचिंग की और आज उस मुकाम पर पहुंचा है। वहीं सुशांत की दादी का कहना है कि अपने पोते की कामयाबी से बहुत खुश है। उन्होंने बताया कि जब भी वह गांव आता था तो बैट बॉल खरीदवाने की जिद करता था। बताते चले कि सुशांत मिश्रा का जन्म 23 नवंबर 2000 को रांची में हुआ था और सुशांत का बचपन गाँव में बीता। 5 साल की उम्र में सुशांत अपने माता पिता के साथ झारखंड की राजधानी रांची चले गए। सुशांत के पिता समीर मिश्रा पिछले 40 वर्षों से रांची में रह रहे हैं और वहां पर वेटनरी सेल्समैन के रूप में काम करते हैं। सुशांत ने पढ़ाई के साथ झारखंड की करेली टीम में 2021 में डेब्यू किया है और 2022 में रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन रहा। वह आईपीएल 2022 में हैदराबाद के लिए सिलेक्ट हुए थे। सुशांत भारतीय अंडर 19 टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। 23 वर्षीय सुशांत झारखंड की ओर से क्रिकेट खेलते हैं। फिलहाल सुशांत खेल के बदौलत रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। सुशांत का जो उपलब्धि है बहुत हमको हर्षित करता है। उसका जो मेहनत है, उसका जो लगन है, परिवार का जो उसके प्रति योगदान है, माँ पिता, चाचा चाची, दादी दादा, उसको साकार कर रहा है। इतना मेहनत किया है, उसके हिसाब से उसको। कैसे थे बचपन से सुशांत? बचपन से बहुत कुशाग्र बुद्धि का था। बचपन से ही उसको क्रिकेट खेलने का जुनून था, जो अभी तक है। 9 साल जब उसको हो गया है, अंडर 16 में गया, उसके बाद वो गांव भी नहीं आया। जी। इस साल जनवरी में वो 22-23 जनवरी को 1 सप्ताह के लिए गांव आया था। फुर्सत भी वो जॉब में भी है, रेलवे में जॉब करता है। खेल के आधार पर ही उसका चयन हुआ। अच्छा, खेल के आधार पर रेलवे में नौकरी भी करता है। दरभंगा के श्यामा मंदिर प्रांगण में फिर से प्रारंभ हुआ बलि प्रथा। दरभंगा और मिथिलांचल के लोगों में खुशी की लहर दौड़ी। श्यामा मंदिर प्रांगण में एक मान्यता थी, जिसको लेकर एक भक्त पहुंचे और बलि प्रथा पूरी विधि विधान के साथ करवाया गया। हम आपको जानकारी दे दें कि दरभंगा मां श्यामा मंदिर में बलि प्रथा को लेकर पक्ष विपक्ष की ओर से काफी लोगों में बहस छिड़ गई थी और ये 2 गुटों में लोग बंट गए थे और इसको लेकर खूब बातें हुई और बलि प्रथा जो काफी समय से चला आ रहा था, उस पर रोक के बाद एक बार फिर से बलि प्रथा कुछ शर्तों नियम के साथ लागू कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर न्याय समिति दोनों ही पक्ष की बातों को रखते हुए ना तो इसका पक्ष या किसी का विरोध किया और आखिरकार एक बार फिर से दरभंगा का काफी प्रसिद्ध श्यामा मंदिर प्रांगण में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बुधवार से एक भक्त
के द्वारा बलि प्रथा यहाँ करवाई गई। उस भक्त से हमने बात की तो उसने बताया कि बलि प्रथा जो चलता आ रहा है वह आज फिर से शुरू हो गया है और बिना किसी शुल्क लिए हमारी जो मान्यता है और बलि प्रथा की जो कामकाज है वह सब कुशल से हो गया। इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई। वहाँ मौजूद कुछ श्रद्धालुओं से भी हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। तो क्या हमको मानता था 10-12 साल का, तो मेरा मनोकामना पूरा हो गया। मैं अपना बलि प्रदान करवाने के लिए आया और अच्छा से विधि विधान से पंडित जी के पूरा सब हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। शुल्क भी लिया गया क्या? कोई शुल्क नहीं लगा है, निःशुल्क है। जो विधि विधान होता है परंपरा से, परंपरा से क्या सब हुआ? जो विधि विधान के हिसाब से हो गया, बलि प्रदान हो गया और हम लोग जा सकते हैं। जो बंद हो गया था उसको पता था आपको? जब खुला गया तो क्या खुशी है? हाँ, तो पता चला कि खुल गया तो रुके, बलि प्रदान हो गया। कहाँ से सुबह में आए थे, आपको मना कर दिया गया था? हाँ, तो हमको भी पता नहीं था, आपको तो बोला गया था कि मना हो गया, फिर अभी आप बलि प्रदान हो गया आपका? हाँ, मेरा बलि प्रदान हो गया। खुश हैं? हम खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मानता क्या था? क्या माने थे या कब माने थे या कब जाके? 10-12 साल हो गया था, भाई मनता था अपना। किस जगह का मानता था? यही श्यामा माई मंदिर का बनता था। कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ ग्राम हो गया शाहपुर चक्का, वस्तु बिहार के पास। क्या नाम हुआ? शंकर यादव। अच्छा, कितना छागर दिए हैं? एक छागर। दरभंगा में ठंड ने दस्तक पिछले कई दिनों से दे दी है और इस ठंडी के कारण खास तौर से उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल दरभंगा डीएमसीएच के मरीजों के बीच ठंडी के मौसम में कंबल इत्यादि मिल नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण मरीज को ठंड के समय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारी कैमरा टीम दरभंगा का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच वार्ड में पहुंचा और ठंड के इस मौसम में वहां के मरीजों की स्थिति से अवगत होने के बाद पता चला कि कई ऐसे मरीज हैं जो पिछले कई दिनों से दरभंगा डीएमसीएच में इलाज करवा रहे हैं। उनको बेडशीट तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन ठंड के इस मौसम में मरीजों को कंबल या ठंड से बचने के लिए कोई चादर नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में दूर दराज से आए हुए मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरभंगा, समस्तीपुर और भी दूसरी जगह से आए हुए मरीज और उनके परिवार वालों से जब हमने बात की तो इन लोगों ने कहा कि पिछले कई दिनों से ठंड बरकरार है और ठंड ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है। ऐसे में मरीजों को कंबल नहीं मिल पा रहा। इस संबंध में हमने डीएमसीएच के कुछ लोगों से भी बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कब आए हैं आप लोग? 8 दिन हो गए। अच्छा, चादर कंबल वगैरह मिला है? बेडशीट मिला है, कंबल नहीं मिला अभी तक। क्या नाम है पेशेंट का? मोनी देवी। आप कौन है पेशेंट के? पति। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार साहब। गांव? पतलू का। पेशेंट का क्या नाम है? सब वही खाते। नहीं पैसा लेके। कब से भर्ती है? हम जुमा से। कम्बल मिला है? नहीं। चादर मिला है? घर कहाँ हुआ? रगेपुरा। थाना 20 भी पड़ता है। क्या नाम हुआ पेशेंट का? सब वही खाते हैं। आप कौन हुए? अब्बा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद जैद।